को जो है ना वो आज हम कंप्लीट करते हैं। जी अली रजा, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर आ रही है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने ना फॉलिंग फिल्म का केस स्टार्ट किया था। काइंडली मैं जो है ना ये आप लोगों को समझा देता हूँ सारा, क्योंकि मेरे पास जो है ना 20-25 मिनट हैं, तो आप इसको अच्छी तरह सुन लें। रिकॉर्डिंग भी लगा दिया है, तो कॉपी पेंसिल हाथ में जो है वो रख लें और चीज़ों को जो है वो साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएं। तो हमने बेसिकली जो है ना फॉलिंग फिल्म का केस आई थिंक रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एक केस को जो पिछले जो लेक्चर हुए हैं आप लोगों को पता है कि हमने बड़ी डिटेल से इसको स्टडी किया है कि एक जो है वो एक सॉलिड प्लेट है, उसके ऊपर एक लिक्विड जो है वो डाउन ग्रेविटी के थ्रू डाउन आ रहा है। याद रखें हमने प्रेशर फोर्स कंसीडर नहीं की, हमने ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो कंसीडर किया है, लेमिनार फ्लो कंसीडर किया, न्यूटोनियन फ्लो कंसीडर किया, डेंसिटी विस्कोसिटी को कांस्टेंट लिया, हमने एंड इफेक्ट्स को निगलेक्ट किया, स्टेडी स्टेट की। तो ये सारी एजम्पशंस जो है ना वो लगी हुई हैं। फिर हमने एक शेल कंसीडर किया और एक्स वाई और जेड डिमेंशन में जो उसकी जो डिमेंशन थी कि जेड के लॉन्ग लेंथ एल है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग जो विड्थ है वो डब्ल्यू है, और एक्स के लॉन्ग जो टोटल जो उसकी थिकनेस है लिक्विड की वो डेल्टा है। उसके अंदर हमने एक शेल कंसीडर किया, उसके ऊपर मोमेंटम बैलेंस लगाया, फिर असम्पशंस लगाई, तो हम जो है वो वेलोसिटी प्रोफाइल और shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल हमें मिली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हम किस तरह कर, हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिल गया था बेटा। तो ये जो था वो वेलोसिटी प्रोफाइल आया था कि वी जेड इज इक्वल टू रो जी डेल्टा स्क्वायर कोस ऑफ बीटा ओवर टू म्यू इनटू 1 माइनस एक्स ओवर डेल्टा होल स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल आया था और उसमें रो जी डेल्टा स्क्वायर कोस बीटा ओवर 2 म्यू ये सारी चीजें कांस्टेंट थी, और एक्स जो है वो जस्ट वेरिएबल है, यानी वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैराबोला प्रोफाइल, पैराबोला की इक्वेशन आई है। और आप लोगों को पता है कि पाइप के अंदर लैमिनार फ्लो जो होता है तो उसकी प्रोफाइल जो होती है वो एक पैराबोला की तरह बनती है, इसलिए उसका मैथमेटिकल रिलेशन जो आया वो भी पैराबोला है। अच्छा नेक्स्ट है कि अगर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहां पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट x इज इक्वल टू 0। और याद रखें x इज इक्वल टू 0 कहां पर है, एट द टॉप ऑफ द लिक्विड फिल्म। ठीक है बेटा, टॉप ऑफ द लिक्विड फिल्म जो है ना वो इसका है, क्योंकि x एक्सिस स्टार्ट हो रहा है टॉप ऑफ द लिक्विड पे। तो ये भी आपने याद रखना है कि x एक्सिस कहां, x एक्सिस की डायरेक्शन क्या है। अगर x एक्सिस की डायरेक्शन बेटा उलट हो जाएंगी तो वो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम, तो अगर इस इक्वेशन के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन है इसके अंदर आप x 0 कर दें तो आपके पास बचेगा वी जेड मैक्स रो जी डेल्टा स्क्वायर कॉस बीटा ओवर 2 म्यू। ये वी जेड मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि ये इक्वेशन हमें दे रही थी उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कि अगर एक सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड जो है वो फ्लो करना शुरू करे लैमिनार फ्लो, तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल की मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनेगी। नेक्स्ट हमने कहा कि अच्छा वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो हमने कहा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर एट द टॉप ऑफ द लिक्विड फिल्म। कितनी होगी, तो इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, वी गेट रो जी वी जेड मैक्स इज इक्वल टू रो जी डेल्टा स्क्वायर कॉस बीटा ओवर 2 म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा बेटा नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। इसको आपने बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकाली है। हमने लिया है यहां पर इंटीग्रेटेड एवरेज। आपको पता है कि वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला क्या होता है कि फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दैट इज गिव यू द वेलोसिटी। ठीक है, पाइप फ्लो के लिए आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पता है आपको, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू द वेलोसिटी। यहाँ इसको ये कह लें कि आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस तरह निकालते हैं, तो आप वेलोसिटी के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाता है। तो इसी तरह वेलोसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया।
अब यहां पर आपने याद रखें वेलोसिटी के अंदर आता है फ्लो एरिया, शीयर का एरिया, एक होता है फ्लो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस यहां पर जो एरिया यूज किया गया है दैट इज द इंटीग्रेटेड एरिया। सबसे पहली बात तो ये देखें कि इस इक्वेशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी के अंदर जो न्यूमरेटर में है इसको मैं कह रहा हूं कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। किस तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है कि जब वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे दो डायमेंशन के क्रॉस, तो मींस के वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दो, कौन कौन सी दो डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो इट मींस कि वेलोसिटी के साथ जो है ना वो एक्स और वाई एक्सिस वाला जो एरिया है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई वाला वाई एक्सिस क्यों लिया है, जेड एक्सिस क्यों नहीं लिया? तो आपको पता है कि अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जो वेलोसिटी का जो फ्लो रेट का एरिया होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपने ये देखना है कि ये देखें, ये जो है वो ये लिक्विड की फिल्म है, ठीक है, और ये उसके अंदर हमने शेल जो है वो कंसीडर किया हुआ है। तो जब वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है एरिया के साथ तो फ्लो रेट बने तो कौन कौन सी डिमेंशन आएगी, एक आएगी ये डिमेंशन W जिसकी टोटल जो विड्थ है वो W है, और ये डिमेंशन कौन सी है, ये बेटा Y डिमेंशन है। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे y, और y की जो लिमिट होगी वो होगी 0 से w तक। ठीक हो गया ना, क्योंकि y एक्सिस के लोग जो टोटल जो डिमेंशन है वो 0 से w है। ठीक है, और सेकंड डिमेंशन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको बनेगा जो y को और x को मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट विल बी द, आप समझ लें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द फ्लो। तो वो x एक्सिस और x की लिमिट क्या होगी, 0 से डेल्टा, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जो है वो टोटल थिकनेस है। तो वेलोसिटी को जब vz, वेलोसिटी को जब x और y के लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास फ्लो रेट बन जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को दोबारा इंटीग्रेटेड एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दोबारा वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, यानी वेलोसिटी को ही एरिया के क्रॉस इंटीग्रेट किया है तो वो बन जाएगा फ्लो रेट, उसको दोबारा इंटीग्रेटेड एरिया से डिवाइड कर दिया है तो वो दोबारा डिवाइड होने के बाद हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंटीग्रेटेड एवरेज वेलोसिटी। तो आपने क्या करना है कि जो vz का जो रिलेशन है इसको पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो x के लिहाज से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, पहले आप y के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y के लिहाज से ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके अंदर y है ही नहीं, तो y के लिहाज से ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे। सिमिलरली नीचे भी तो आपके पास जो है ना ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा कि जो एवरेज वेलोसिटी आती है दैट इज रो जी डेल्टा स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 3 म्यू, एंड एवरेज वेलोसिटी इज 2/3 टाइम्स द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको बेटा आपने जो है वो करना है, अपनी अपनी कॉपियों पे नोट्स के ऊपर इसको जो है वो आपने इसके कंप्लीट करने हैं। सर जी बेटा। सर ये ना दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, वो ना इंटरनेट इशू हो गया था तो समझ नहीं आया। बेटा अगर इंटरनेट इशू बेटा सबको 50 बच्चे हैं, अगर 1 बाय 1 सबको होता है तो वो बेटा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है तो आप इसको रिकॉर्डिंग को जो है वो देख लीजिएगा। जी बेटा, किसी और ने जिन्होंने ये सुना है उनको जो है वो, क्योंकि अगर मैं फिर समझाऊंगा तो फिर आपका इंटरनेट इशू हो जाएगा। जी बेटा, जिन्होंने सुना है उनमें से किसी को हो तो एक दोबारा इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी बेटा निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला जनरल होता है, एक अगर फ्लो हो रहा हो तो क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने ये vz को जो है वो एरिया के क्रॉस इंटीग्रेट भी कर लिया। एरिया के अंदर आपको पता है दो डायमेंशंस होती हैं, तो कौन सी दो डायमेंशंस आएंगी, एक x एक्सिस वाली और एक y एक्सिस वाली डायमेंशन आएगी। क्यों आएगी ये जरा इस एरिया पे गौर कीजिएगा। तो जब vz को, अब x की जो लिमिट्स है वो है 0 से डेल्टा तक, और y एक्सिस की जो लिमिट है वो है 0 से बेटा w तक। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बन गया। इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे हम एरिया के साथ,
तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को दोबारा एरिया से डिवाइड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, बट दिस वुड बी द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा है मैस फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट आप किस तरह निकाल सकते हैं? मैं अगर आप जो है वो जी उमर मीन आप बताएं कि अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो तो उससे मैस फ्लो रेट किस तरह निकालेंगे? उमर मीन, अली आप बताएं। अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो बेटा तो उससे मैस फ्लो रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सर उसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे सर। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड बेटा, डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, तो आप जो है वो यही देखें कि मैस फ्लो रेट भी इसी तरह। मैस फ्लो रेट किस चीज का? मैस फ्लो रेट कि वो जो लिक्विड की लेयर मूव करते हुए नीचे आ रही है उसका मास फ्लो रेट कितना है। तो आप देखें कि ये VZ है, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स के और वाई के अलोंग, तो ये VZ और एक्स और वाई के अलोंग उसकी लिमिट आपको पता लगी कि एक्स एक्सिस की जो लिमिट है वो है 0 से डेल्टा और वाई की जो लिमिट है 0 से W। जब ये करूंगा तो ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मैं रो से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मास फ्लो रेट। तो ये आपने जो 2-3 मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं कि मास फ्लो रेट बिकम्स इक्वल टू रो स्क्वायर जी W डेल्टा क्यूब कोस ऑफ बीटा ओवर 3 म्यू। फिल्म थिकनेस, इसी इक्वेशन से आप डेल्टा जो है वो निकाल लें तो वो फिल्म थिकनेस आपकी आ जाएगी। फिल्म थिकनेस मीन कि वो जो लिक्विड की लेयर जो है वो सॉलिड के ऊपर मूव करती हुई बेटा नीचे आ रही है, तो वो लिक्विड की जो फिल्म बन रही है तो उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, वो इस इक्वेशन से हमारे पास आ सकती है। एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन से भी आ सकती है, मास फ्लो रेट से भी आ सकती है। और फाइनली बेटा जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है इसको जरा गौर से सुनिएगा कि Z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, Z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कि वो लिक्विड की लेयर जो है वो उस सॉलिड सरफेस के ऊपर, जस्ट लाइक इमेजिन करें अपने हाथ में मोबाइल पकड़े और उसको टिल्ट रखें, जस्ट लाइक दिस, जिस तरह ये जो है वो शेल बनाया हुआ है, तो उस मोबाइल को टिल्ट रखेंगे तो अज्यूम करें कि उसके ऊपर लिक्विड की एक लेयर जो है वो नीचे आती जा रही है। अब वो लिक्विड की जो लेयर है, जो लिक्विड नीचे फ्लो कर रहा है, आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे से होता हुआ लिक्विड नीचे फ्लो कर रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये Z डायरेक्शन है। ये Z डायरेक्शन हमने कंसीडर की है ना अलोंग द फ्लो। तो वो लिक्विड जो है वो अलोंग द फ्लो करते हुए आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? दैट इज द शियर फोर्स। ठीक है, यानी वो लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस पे मूव करते हुए वो सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे? वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेस से। आपको पता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स ओवर एरिया के। इट मींस कि अगर मैं इसको एरिया के क्रॉस, शियर स्ट्रेस को एरिया के क्रॉस इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास फोर्स बन जाएगी। क्यों? कि शियर स्ट्रेस को जब एरिया के क्रॉस इंटीग्रेट करूंगा बेटा तो इट मींस कि एरिया इससे मल्टीप्लाई हो गया। याद रखें जब हम किसी पैरामीटर के क्रॉस इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इट मींस कि हमने उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह जब इसको शियर स्ट्रेस को जो है बेटा एरिया के क्रॉस इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास इट मींस कि एरिया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस के साथ जब एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा तो फोर्स बन जाएगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? शियर स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जब एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया तो फोर्स बच गई। अब हमने ये देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा एरिया। तो जब लिक्विड, अब उसी मोबाइल की एग्जांपल है कि मोबाइल अपने हाथ में अगर आप पकड़ लें उसको टिल्ट करते हुए एक एंगल पे, तो और अज्यूम करें कि लिक्विड की लेयर उस पे नीचे आ रही है, तो कौन सा एरिया बन रहा है? एक बन रहा है लेंथ वाली डिमेंशन बेटा, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो बनेगी एक लेंथ वाली डिमेंशन और एक विड्थ वाली डिमेंशन। एक लेंथ वाली डिमेंशन और एक विड्थ वाली डिमेंशन। और लेंथ वाली डिमेंशन बेटा कौन सी है? Z एक्सिस, और इसकी लिमिट्स क्या है? 0 to L। और बेटा विड्थ वाली डिमेंशन जो है वो कौन सी है? वो है Y। विड्थ वाली डिमेंशन जो है वो Y है, उसकी यूनिट, इसकी लिमिट्स क्या है? वो है 0 से W तक।
इसलिए इस टॉपिक के शुरू में मैंने कहा था कि आपको जो है वो डिमेंशंस और कौन सी जो है ना वो लेंथ, इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो जो शेयर एरिया होता है बेटा वो अलोंग दी फ्लो होता है, तो इसमें जो दो डायमेंशन आएंगी वो y और z आएंगी, और इनकी जो है वो लिमिट्स भी आपको दी गई। अच्छा, एक चीज लिखी गई है कि shear stress tau xz evaluated at x is equal to delta, evaluated at x is equal to delta, क्योंकि हमें फोर्स x, जब हम कहेंगे x is equal to delta, इट मीन ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर इज ऑन द सॉलिड प्लेट। याद रखें x इज इक्वल टू 0 हो, लास्ट टाइम भी बेटा आपको समझाया था कि x इज इक्वल टू 0 हो तो ऑब्जर्वर कहां पर है, लिक्विड की लेयर के ऊपर, और x इज इक्वल टू डेल्टा हो तो ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर इज एट द सॉलिड प्लेट। तो हमने फोर्स कहां पर कैलकुलेट करनी है, हमने फोर्स जो है वो सॉलिड प्लेट के ऊपर ही कैलकुलेट करनी है ना। इट मींस कि शियर स्ट्रेस tau xz इवैल्यूएटेड एट x इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि जो tau xz का रिलेशन है बेटा, उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें आपने जो x आ रहा है x की बजाय डेल्टा लिख देना है, और उसके बाद इसको 2 दफा इंटीग्रेट कर लेना, देन यू विल गेट द फोर्स, एंड फोर्स बिकम्स इक्वल टू रो g डेल्टा LW cos ऑफ बीटा। तो ये रो g डेल्टा LW cos ऑफ बीटा ये फोर्स है। किस चीज की फोर्स है बेटा, कि वो लिक्विड जो है, लिक्विड उस सॉलिड सरफेस से नीचे आते हुए उस सॉलिड सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, तो वो z कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि z के अलोंग जो है वो फ्लो हो रहा है, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू रो g LW cos ऑफ बीटा। सर ये जो है रो जी सर, ये cos बीटा है सर, ये कहां से उसने पुट की है वैल्यू? बेटा ये पीछे हमने ना प्रोफाइल निकाला हुआ है tau xz का, ये tau xz का प्रोफाइल जो है ग्रेविटी वाला चीज है, ठीक है सर। ये tau xz रो g cos ऑफ बीटा x मींस के इस इक्वेशन को रो g cos ऑफ बीटा x, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है z के अलोंग और y के अलोंग 2 दफा, ठीक है, और एंड में जहां पर x आ रहा होगा वहां डेल्टा लगा, x इज इक्वल टू डेल्टा लगा देना। समझ लगी बेटा जी? सर जो हमने इसमें इंटीग्रेशन करनी है सर, वो हमने सेपरेटली करनी है या फिर इस तरह देखना कि हमारे पास वो y पे डिपेंड ही नहीं है, तो सिर्फ वो इंटीग्रेशन जो मतलब जो है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस tau xz को इंटीग्रेट करना है किसके लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज, अच्छा, यानी कि अगर मैं शियर फोर्स की बात, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इस इक्वेशन को अगर आपने इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से और z के लिहाज से, तो ना तो इसके अंदर y है और ना इसके अंदर z है, तो इट मींस जब इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा रो g cos ऑफ बीटा x ये सारा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट डील होगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। यही होता है ना, जब आप अगर किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी है x के लिहाज से तो x आ जाता है, अगर किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं y के लिहाज से तो वही y आ जाता है। तो अब ये सारा अगर इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा एज अ कांस्टेंट डील होगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, और y की लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो y की लिमिट्स क्या है बेटा, w आ जाएगा सर, तो w आ जाएगा, वेरी गुड। अब w आ गया, अब उसी को अब इंटीग्रेट कर दें z के लिहाज से, तो जब z के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन वो सारा जो होगा वो एज अ कांस्टेंट डील हो जा और z आ जाएगा, और z की लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, वेरी गुड। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, रो जी डेल्टा LW cos ऑफ बीटा। तो सर ये बता दें कि ये जो फिर हमारे पास रो जी cos बीटा है सर h, सर इसका इधर स्क्वायर नहीं आएगा, अगर हम इसको सेपरेटली करते हैं सर एक दफा फिर तो ठीक है सर, अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो फिर यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ जाएगा, सर दो दफा बढ़ रहा है ना, y के रिस्पेक्ट से भी और z के रिस्पेक्ट से भी। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, जरा इसको करके, ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है एक, इसको जरा करके प्लीज आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया है। सर वैसे भी कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से पहले ही हम बाहर निकाल लेते होते हैं, बाद में हम इंटीग्रेशन करते हैं।
जिस तरह भी बेटा कीजिएगा, ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का स्टेप है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का जो केमिकल इंजीनियरिंग का एक हाई लेवल का सब्जेक्ट है उसमें वो जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है वो मैं आपको सिखाऊं। और इवन के मैंने बेटा आपको बता भी दिया है कि जब x के लिहाज से इंटीग्रेशन, y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है तो देखना है कि कोई बीच में y तो एज अ कांस्टेंट डील होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर वो dx और dy है तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट अफेक्ट। ये आपने एक आई थिंक अपने एफएससी में या इवन इंजीनियरिंग के कोर्सेज में ये प्रूव भी किया होगा कि अगर जो है ये फोर्स हम dy और dz के लिहाज से कर रहे हैं तो अगर dz पहले कर दें dy बाद में कर दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो बेटा ये सिंपल इंटीग्रेशन है। टॉ की जो इक्वेशन है उसको पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करें और सिंपल वो जो सारा है ना रो जी कॉस बीटा, उसकी जगह आप कोई कांस्टेंट बस लिख लेंगे, ये 8 है या 9 है या 10 है बस। ठीक, कांस्टेंट है ना y के लिहाज से वो कांस्टेंट है, तो उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, 10w हो गया 10w। अब 10w को z के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये एज अ कांस्टेंट डील होगा बेटा, तो l आ जाएगा, तो 10w l आ जाएगा आपका आंसर। और 10 की जगह दोबारा वही लिख दें जो पहले था, रो जी कॉस बीटा डेल्टा। सो दिस इज अ सिंपल, आप इसको कीजिएगा बेटा। ओके बेटा जी, आपको ये फिगर नजर आ रही होगी, ये फिगर जो है इसको जरा अंडरस्टैंड कर ले बेटा अच्छी तरह के। दीज आर द वेलोसिटी प्रोफाइल एंड shear stress प्रोफाइल। तो बेटा ये उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फिगर बना के दिखाई। अब ये है वेलोसिटी प्रोफाइल, और अगर आप पहले देखें तो ये है shear stress प्रोफाइल, shear stress प्रोफाइल। तो टॉ एक्स जेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देखें कि मिनिमम वैल्यू जो है वो shear stress की टॉप के ऊपर है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो shear stress की प्लेट के ऊपर है। ठीक है, ये प्लेट है और ये प्लेट के ऊपर जो है उसने लिक्विड की ये फिल्म है, और लिक्विड की फिल्म के अंदर ये जो है उसने शेल शो किया आपको, और ये लिक्विड की फिल्म के अंदर shear stress प्रोफाइल और वेलोसिटी प्रोफाइल जो है दिखाए। सो ये वेलोसिटी प्रोफाइल देखें और मुझे बताएं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर है? टॉप पर। Yes, maximum velocity is at that vz as a function of x. Maximum velocity टॉप पे है और minimum velocity approaches to zero, it is at the bottom. ठीक है, तो ये अब ये भी देखिए कि ये shear stress का प्रोफाइल है बेटा वो लीनियर है, और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल है बेटा वो पैराबोला है। इसीलिए shear stress, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन आई थी और वेलोसिटी के अंदर x स्क्वायर आया था, तो इसलिए ये लीनियर प्रोफाइल बनेगा और ये जो है वो पैराबोला का प्रोफाइल बनेगा। और इसके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखें तो shear stress प्रोफाइल और वेलोसिटी प्रोफाइल आपस में एक दूसरे के उलट हैं। जहां पर shear मिनिमम है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर shear मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह ड्रॉ करके इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और फाइनली जो है उसने कहा है कि ये जो हमारा एनालिसिस है, अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर को देखें तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 20, और सेकंड रेनॉल्ड्स नंबर 20 से लेकर 1500 तक, और थर्ड रिजीम जो बनता है वो रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1500। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 20 होगा तो वो होगा लैमिनार फ्लो विथ नेग्लिजिबल रिपलिंग। रिपलिंग नहीं होगी, लहरें नहीं बनेगी अगर रेनॉल्ड्स नंबर 20 या उससे कम होगा। और अगर जो है वो 20 और 1500 के दरमियान होगा तो लैमिनार फ्लो विथ प्रोनाउंस रिपलिंग, तो रिपलिंग उसके अंदर लहरें और टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर 1500 से भी ज्यादा होगा तो फुल टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो कहता है कि ये एनालिसिस, इस बात को गौर से सुनिएगा बेटा, कहता है कि ये जो हमारा एनालिसिस है ये वैलिड है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 20 तक। क्यों वैलिड है बेटा, कौन बताएगा? सर क्योंकि हमने स्टेडी फ्लो या हमने स्मूथ फ्लो की असम्पशन ली हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने पहले ही जो है वो आइडियल फ्लो, स्मूथ फ्लो, लैमिनार फ्लो की असम्पशन ली है। इट कहने का मकसद ये है कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने निकालनी है, वेलोसिटी प्रोफाइल की, shear stress प्रोफाइल की, एवरेज वेलोसिटी की, मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन और फोर्स की जो इक्वेशन निकालनी है, ये इक्वेशन वैलिड होंगी
अगर नोट्स नंबर लेस देन 20 होगा, अगर नोट्स नंबर 20 से ग्रेटर जाता है बेटा तो इट मींस कि वो जो लिक्विड के ऊपर लेयर आ रही है नीचे, वो क्या होती जाएगी, उसके अंदर रिपलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लहरें उसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगी और उसके अंदर टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा ये एनालिसिस जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा बेटा, ये दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 2.2.1 और एग्जांपल 2.2.2। इनको बेटा आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर, नोट्स बुक के ऊपर जो है ना वो सोल्व करना है। एग्जांपल है, उनका सोल्यूशन भी साथ गिवन है। और सेकंड आपने ये करना है कि रिवाइज द केस फॉलोइंग फिल्म केस इफ द फ्लो इज अपवर्ड, कि अब अगर ज्यूम करें कि हमने भी ज्यूम किया था, अभी जो केस किया है कि फ्लो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर हम अज्यूम करें कि फ्लो जो है वो अपवर्ड है, अगर ज्यूम करें कि लिक्विड नीचे नहीं गिरा बल्कि लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने ये ज्यूम करना है और इस केस को दोबारा करना है। क्यों जी अम्मार नजीर साहब, आपको समझ लग गई है मैंने क्या कहा? जी सर। इस केस को दोबारा करना है अगर फ्लो अपवर्ड हो तो। जी सर। ठीक है, और ये सारे नोट्स जो है वो बना के तो आपने अगेन मुझे जो है वो ईमेल कर देने हैं। और अभी मैंने देखा है कि काफी बच्चों ने 15 से 20 बच्चों ने जो है वो असाइनमेंट फर्स्ट सबमिट नहीं कराई। फर्स्ट टाइम मैं उनको जो है वो सेक्शनल मार्क्स में उनके नहीं काट रहा। ठीक है, तो इनको चांस, क्योंकि ये सारे जो आपके सेक्शनल मार्क्स जो होंगे वो 30 मार्क्स वो सारे असाइनमेंट्स के ही हैं और अटेंडेंस के। तो जिन्होंने नहीं जमा कराई थी, मुझे नहीं सेंड की थी, मैं उनको फर्स्ट टाइम उनको अभी छोड़ रहा हूँ, कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर चांस दे रहा हूँ कि ये अब आपने क्या करना है कि दोबारा शुरू से जो लेक्चर नोट आपने तैयार किए हुए हैं और उसके साथ ये वाला केस भी मिला के, और ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इनको साथ मिला के, और इस केस का मैंने जो एक स्पेशल केस दिया है कि फ्लो अगर अपवर्ड हो तो फ्लो अपवर्ड कंसीडर करना है, दोबारा फिगर बनानी है, दोबारा उसी तरह मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है, दोबारा सारे पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं। तो इस पूरे केस को आपने रिवाइज करना है अज्यूमिंग के फ्लो अपवर्ड अगर है, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, और आपने मुझे ये सारे नोट्स बना के और सेंड करने हैं थर्सडे तक। थर्सडे तक बेटा इसको सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी थर्सडे को जो है वो